दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ब्रिजेश सिंह देवरिया, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक एक चैप्टर को क्रमिक रूप से आपके पास पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। हमने आपको पिछले 2 वीडियोस में सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन टॉपिक को पढ़ाया, उससे संबंधित जानकारी दिया और आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन को, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, प्रोनाउन को डिस्कस करने चल रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे ब्रिजेश सिंह पायनियर नाम के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक छात्र बोर्ड की परीक्षाओं से पहले अपने अंग्रेजी को बेहतर करके और सर्वोत्तम अंक हासिल कर सके। साथ ही अंग्रेजी भाषा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आप हमसे नियमित स्पोकन का वीडियो भी पाते रहेंगे। जितने भी एडवांस रूल हैं, स्पेसिफिक डिक्शनरी है, ये सारी चीजें भी आप हमसे क्रमिक रूप से पाते रहेंगे। तो आइए आज का चैप्टर प्रोनाउन देखते हैं। तो आज हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। इसकी हिंदी परिभाषा होती है दोस्तों, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हमने एग्जाम्पल में यहां दे रखा है लता सिंग्स सॉन्ग। लता जी गीत गाती हैं। शी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लता की बात कर रहे हैं, दोबारा जब उनके बारे में कोई बात कहने की बात आई तो हमने रिपीट नहीं किया। अब लता को जेंडर वाइज हमने सी शब्द से चेंज कर दिया। दूसरे वाक्य में राघव लव्स शक्ति, ही इज अ पॉपुलर एंकर। इसमें हम राघव की बात कर रहे हैं और दोबारा राघव ही शक्ति से प्रेम करता है और राघव एक पॉपुलर एंकर है, हम दोबारा ये कहना चाहते हैं, बट हमने यहाँ ही शब्द का प्रयोग किया जेंडर वाइज। क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए ही का प्रयोग किया, ऊपर फेमिनिन जेंडर थे लता, इसलिए सी का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक शब्द अर्थात संज्ञा के बदले जो शब्द आकर और वही अर्थ देते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः सर्वनाम के 11 प्रकार पाए जाते हैं, जिनका हमने लिस्ट बना रखा है यहाँ पे आपके सामने। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम। तीसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। छठा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चितता या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8वें नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, जो अपनी बात करता है। फिर आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन से हमारा आशय दृढ़ता सूचक सर्वनाम से होता है। और देन आता है 10वें नंबर पे पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि वेस प्रोनाउन जो अधिकार या पोजीशन दिखाते हैं, इसे अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। और अंतिम पायदान पे 11वां कैटेगरी है इसका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से हमारा आशय संबोधन करने वाले शब्दों से होता है। वे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी को संबोधन करने के लिए किया करते हैं। तो इस प्रकार किसी
लेखक के द्वारा या किसी पुस्तक में आपको प्रोनाउन के 9, किसी में 10 और किन्हीं किताबों में 11 प्रकार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात बस ये है कि वो सभी सही होते हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति का तरीका होता है। जो लोग 9 प्रोनाउन पढ़ाते हैं या जिनकी पुस्तकों में आप पाते हैं, वो रेसिप्रोकल और रिलेटिव को एक में इंक्लूड कर देते हैं, वो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक को एक में कर देते हैं। इस तरह 2 प्रोनाउन की संख्या कम हो जाती है। तो कुल 11 प्रोनाउन होते हैं। अब हम इनमें से एक एक का अर्थ समझेंगे और इनका प्रयोग कैसे करते हैं बोलचाल में या फिर लिखित परीक्षाओं में, इसको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमारा 3 प्रकार के पर्सन से होता है, जिन्हें हम क्रमशः फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को, यानी कि सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल में वी को रखते हैं। इनका एक रूप चलता है, जैसे आपने संस्कृत भाषा के व्याकरण में बालकः, बालको, बालकः कर्ताओं के रूप पढ़ा होगा कभी न कभी। संस्कृत दिग्दर्शिका में भी है, 9th में, 10th में। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर भी कर्ताओं के अलग अलग रूप पढ़ते हैं, जैसे वहां विभक्ति और कारक पढ़ते हैं, वैसे ही फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है वी, मतलब हम या हम सब। इसका रूप होता है वी, आवर, अस, यानी हम, हमारा, हमें। इस अर्थ में आप इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में हम यू को रखते हैं। यू सिंगुलर के लिए भी प्रयोग होता है और एक्सेप्शनली ये प्लूरल के लिए भी प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति को भी इंडिकेट करना है तो आप यू कहेंगे, जैसे यू आर अ गुड बॉय। और अगर आप सभी स्टूडेंट्स को हमें कहना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, तो हमें कहना पड़ेगा यू ऑल आर या यू आर गुड स्टूडेंट्स। दोनों ही कंडीशन में हम यू का ही प्रयोग करते हैं, गौर करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर कैटेगरी में ही, सी और इट, यानी जेंडर वाइज मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंटेट करने वाला वर्ड ही, जबकि फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंटेट करने वाला शब्द सी होता है। और तीसरे नंबर पे आता है न्यूटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला इट, जबकि इस कैटेगरी में प्लूरल फॉर्म में दे को रखा गया है। दे मतलब वे अथवा वे लोग अथवा वे सब, ये अर्थ होता है। इनके रूप आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर। इसी तरह दे, देयर, देम आपको याद कर लेना होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। अब इसमें हम उन शब्दों को रखते हैं जो किसी वाक्य के बीच में यानी कि मध्य में आकर उस वाक्य के 2 अलग अलग हिस्सों या 2 उपवाक्यों से आपस में संबंध दर्शाता है, तो उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस कैटेगरी में 5-6 वर्ड्स होते हैं, जैसे विच, हुज, whom, दैट आदि। ये हमको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर संबंध दर्शाने वाले प्रोनाउन। रेसिप्रोकल परस्पर संबंध, इस कैटेगरी में सिर्फ 2 शब्दों को रखा गया है, ईच अदर और वन एनदर। ईच अदर से मतलब एक दूसरे को, वन एनदर का अर्थ भी एक दूसरे को होता है। बट प्रयोग में आपको ध्यान रखना है कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ 2 के साथ किया जाता है, 2 के मध्य किया जाता है, जबकि वन एनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझाएं आपको कि राम और लक्ष्मण एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, तो राम एंड लक्ष्मण लव्ड ईच अदर होगा। यहाँ पे 2 तक की बात है। और अगर हम इसी उदाहरण को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, जैसे हम कहें कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक दूसरे को प्रेम करते थे या बहुत पसंद करते थे,
तब अब यहाँ पे हमें राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न लाइक्ड वन एनदर करना पड़ेगा। यहाँ पे दो से अधिक की संख्या है, इसलिए वन एनदर का प्रयोग करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेत वाचक सर्वनाम, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी शब्द किसी संज्ञा की तरफ संकेत करने के काम आते हैं, इसलिए इन्हें हम संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट इज अ वॉच, वह एक घड़ी है। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दोज आर फ्लावर्स, वो फूल है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं उनको आप संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यह विभागवाचक या समूहवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे शब्द जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। इस कैटेगरी में 4 शब्द आते हैं, ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर। ध्यान रखना है, ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर, इनका प्रयोग आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ईच स्टूडेंट इज रेडी टू प्रेजेंट। यहां पे ईच स्टूडेंट, अब प्रत्येक छात्र आज प्रस्तुति देने को तैयार है। एवरी प्लेयर इज इन यूनिफॉर्म, सभी खिलाड़ी बावर्दी हैं या वर्दी में हैं, तो वहां पर हम एवरी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ईदर ऑफ यू, आप में से ही, आप दोनों में से कोई एक। नीदर ऑफ यू, आप में से कोई भी नहीं। इस तरह इनका हम प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में। फिर अगला छठा प्रोनाउन होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चित या अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक या अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? तो कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो किसी पर्टिकुलर या डिफाइन नहीं करते हैं नाउन को, डेफिनिट नाउन के पहले नहीं आते हैं, वो इनडेफिनिट वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं। ऐसे शब्दों में कौन कौन शब्द होते हैं, इनसे परिचित होना जरूरी होता है। आगे आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है तो उसके लिए इनका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो इस कैटेगरी में आता है ऑल, मेनी, एनी, नो, वन। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, सभी छात्र आज उपस्थित हैं। तो अब इसमें हमने किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, हमने ये नहीं कहा कि राकेश, मुकेश, सार्थक, अथर्व ये सभी उपस्थित हैं। हमने ये कहा कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, सभी को ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट। मैंने ये नहीं कहा कि रिया इज एब्सेंट, प्रिया इज एब्सेंट, राहुल इज एब्सेंट। मैंने ये कहा कि मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि निश्चित नहीं है कि कौन कौन नहीं आए हैं, ये जानना है, इसीलिए इनको हम अनिश्चित कहते हैं। मैं कहूं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने दोस्तों की संख्या को डिफाइन नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव 10 फ्रेंड्स, आई हैव 20 फ्रेंड्स या आई हैव 100 फ्रेंड्स। मैं बस ये कह रहा हूं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये अनिश्चित है, इसलिए इनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देन कम्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो भी WH वर्ड होते हैं या QW वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जिनसे कहते हैं, यानी वे सारे शब्द जिनसे कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, किसे, कौन आदि शब्द जो प्रश्न बनाने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे जनरली व्हेनेवर वी मीट समबडी, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां के रहने वाले हो, कहां से आ रहे हो। हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। तो ऐसे सभी शब्द जो प्रश्न पूछते हैं और वाक्य के प्रारंभ में आ जाए उन्हें हम
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देन कम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वे सभी शब्द जिनके आखिर में सेल्फ SELF अथवा सेल्व्ज SELVES लगे होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये निजता का बोध कराते हैं, खुद का अपना अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जान लें। माई सेल्फ, ये आई से बनता है, आई माई, इस तरह से जब रूप चलता है तो उसमें जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके ही आखिर में सेल्फ जोड़ देने से, अथवा प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो सेल्व्ज जोड़ देने से जो शब्द बनता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्व्ज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्ज, देम सेल्व्ज, इट सेल्फ। ये कुल 7 भागों में बटे हुए हैं, 7 तरह के हैं। इनमें वन सेल्फ भी होता है, डाई सेल्फ भी होता है, जिनका प्रयोग सिर्फ पोएट्री में देखने को आजकल मिल रहा है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में हुआ करता था, एडवांस ग्रामर में इसका प्रयोग, डाई सेल्फ का प्रयोग कम होता है। वैसे दी, दाई, दाऊ, दाइन ये यू के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ध्यान रखेंगे आप। देन कम्स इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर आता है इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक से हमारा आशय होता है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रयोग किया जाए या किसी वाक्य में दबाव बनाकर कोई बात कहनी हो, दबाव देकर कोई बात कहनी हो, तो वहां पर आपका इम्फेटिक प्रोनाउन प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं स्वयं ही पायनियर में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी कोई और नहीं, मैं स्वयं ही, खुद ही, तो ऐसे में आपको आई के साथ यानी पर्सनल प्रोनाउन जो आई है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक बाद में प्रयोग करना होता है। आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश इन पायनियर, मैं खुद ही पढ़ाता हूं। यू योर सेल्फ चूज मी, आप खुद मुझको चुने हैं, आपने खुद मेरा चुनाव किया है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो यहां पे यू योर सेल्फ, सी हर सेल्फ, ही हिमसेल्फ जब इस रूप में आता है तो इसी को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इम्फेटिक प्रोनाउन कोई और नहीं होता है, इनके शब्द अलग नहीं होते, ये रिफ्लेक्सिव को ही कहा जाता है, बट उनके प्रयोग की एक विधि है कि ये कर्ता के तुरंत बाद आते हैं और दबाव देकर अपनी बात कहते हैं। देन कम्स पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार जताने वाले वे शब्द जो किसी संज्ञा की तरफ अधिकार इशारा करते हैं और उस पर अपना कब्जा या अधिकार दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। पेन नाउन हुआ और इसके ठीक पहले हम माई का प्रयोग कर रहे हैं जो मेरी कलम दर्शा रहे हैं। गौर करें, यानी कि इस कलम पे मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार है, ये दिखाया जा रहा है। तो याद रखेंगे ऐसे प्रत्येक शब्द, जैसे हम कहें इट इज योर वॉच, इट इज योर वॉच, किसकी घड़ी, तो आपकी घड़ी है। दिस इज माई बुक, आई हैव रिटन इट, मैंने इस किताब को लिखा है, ये मेरी किताब है, जिसका नाम है इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश, आसान चरणों में अंग्रेजी कैसे सीखें। ये दुनिया की म्यूजिकल और मैजिकल किताब है, पहली किताब है अपने आप में जो हाईटेक है, यूट्यूब लिंक से कनेक्टेड, जिसमें सारे ग्रामर के लेसन्स और ट्रांसलेशन के सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, और जो हिंदी गानों के, लोकप्रिय हिंदी गानों के अंग्रेजी वर्जन को बहुत ही सलीके से प्रस्तुत करता है, जिसे सुनकर टेंस सीखना बेहद आसान होता है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन में आता है। देन कम्स लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी मतलब संबोधन। हम जब किसी को किसी पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट करते हैं, जैसे हे, हो या फिर ओ, ऐसे शब्द जो आपने सेंटेंस चैप्टर में पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी में, वही चीजें जब उन वर्ड्स को आप किसी को डिनोट करने के लिए
प्रयोग करते हैं तो वही एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन के प्रकार और इनके नेचर से प्राइमरी नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होता है, वह आपको मिल चुका होगा। यहाँ आपको याद दिला दें कि अपर क्लासेस में या एडवांस क्लास में जब आप जाते हैं, एडवांस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोनाउन के जो रूल्स होते हैं, जैसे पीछे मैंने नाउन पढ़ाया पिछले वीडियो में, तो नाउन के प्रयोग से संबंधित जो रूल्स होते हैं वो जनरली यूपी बोर्ड में 11th 12th में सिंटेक्स नाम के चैप्टर में पढ़ने को होता है, जिसका वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। तो इस प्रकार अब हम अगले वीडियो में फिर एडजेक्टिव को लेके आते हैं और अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़ें, रिपीट करें, और इन केस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में आप तक जाएं और आपकी अंग्रेजी अच्छी हो। अंग्रेजी से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है 9125930735 पर व्हाट्सएप करके भी, या फिर आप हमारे इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे चैट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और अब आपकी अंग्रेजी कमजोर होना आपके लिए कोई इशू नहीं रह जाएगा। आज से जब जागो तभी सवेरा, अभी वक्त है। अब से भी हम क्लास 10 और 12th के अगर स्टूडेंट्स हैं तो, या फिर अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं, तो बेसिक लेवल से अगर सुधारना चाहते हैं, इसे रटना क्यों, हम क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो आप घर बैठे आप छोटे छोटे वीडियोस में ये सारे पार्ट्स 2 से 3 महीने के अंदर आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं। और जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है अंग्रेजी से जुड़ा, तो आप अपनी प्रॉब्लम हमसे जरूर शेयर करें। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।